हेलो बच्चों, नमस्कार। लकी एजुकेशन फैमिली में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात चल रही है अपनी एसएसटी की। मैं योगेश शर्मा आपके लिए फिर से अपना चैप्टर नंबर 8 सामाजिक विज्ञान 10th क्लास का लेकर के आया हूँ। कल हमने बात की थी जल संसाधन के बारे में। चैप्टर नंबर 8 है, भूगोल का टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से सरल और संक्षिप्त रूप में पढ़ने वाले हैं। मैंने पहले ही बताया, छोटे छोटे क्वेश्चनों की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे, बड़े क्वेश्चनों को भी छोटा करके ही समझने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं। मैंने आपको कल बताया था, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। कल जो मैंने बताया कल की क्लास में, उसमें मैंने बताया था आपको कि जल संसाधन के बारे में हम पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान का विषय है। तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि सामाजिक विज्ञान है क्या। तो मैंने उसमें बताया था आपको कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम मानवीय समाज के वातावरण और धरातल के संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं। आगे हमने बात की थी कि जल संसाधन है, तो इसमें संसाधन जो शब्द है वो क्या है। तो संसाधन की परिभाषा मैंने दी थी आपको कि पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले प्रत्येक वस्तु व पदार्थ जिनका उपयोग कर मानव अपने विकास रूपी क्रियाएं करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जल एक संसाधन है कैसे। अब ये सभी पता है, आपको भी पता है कि जल का उपयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं। मानव के द्वारा जल का उपयोग है वो पेयजल के लिए किया जाता है, सिंचाई के लिए किया जाता है, कृषि में अलग अलग प्रकार से किया जाता है, उद्योगों में भी काम में लिया जाता है। तो मैंने आपको उसकी भी परिभाषा दे करके बताई कि जल एक संसाधन है वो कैसे है कि मानव द्वारा पेयजल की आपूर्ति करना, विद्युत उत्पादन करना और सिंचाई हेतु उपयोग में लेना व अन्य क्रियाएं जिसमें औद्योगिक क्रियाएं आती हैं, उद्योगों में जो उत्पादन होता है उनका उत्पादन करना और उसको संसाधन के रूप में उपयोग में लेने को ही जल संसाधन कहा था। और जल संसाधन का उपयोग इसीलिए आवश्यक है। आगे मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे और उन पॉइंटों में मैंने बताया था कि पृथ्वी का धरातल है उस पर 71% जल। मैंने एक चार्ट बनाया था उसके बाद में, तो मैंने बताया था कि पृथ्वी के धरातल पर 71% जल और 29% स्थल है। उस 71% जल का जो 97% भाग है वो महासागरों में खारे पानी के रूप में होता है। उसके बाद शेष बचता है 3% और वो 3% जो जल होता है वो मीठा जल होता है, उपयोगी योग्य होता है, वो उपयोग लेने हेतु होता है वो। अब मैंने बात की थी कि अब मीठा जो जल है उसको आप 100% मानिए और उसमें से 69% जो जल है वो हिम के रूप में या बर्फ़ के रूप में पाया जाता है धरातल पर, और 30% जो जल होता है वो भूमिगत जल के रूप में होता है, जो भूमि के अंदर होता है। बचा हुआ शेष 1% जो जल होता है वो होता है मानव के लिए उपयोग लेने वाला, जिसको मानव उपयोग में लेता है। तो क्वेश्चन ये बन के आता है कि मानव कितना प्रतिशत जल है उसको उपयोग में लेता है, धरातल पर पाए जाने वाले कितने प्रतिशत जल का मानव उपयोग में लेता है, तो वो लेता है 1%। आगे बात कर रहे हैं हम उसी चैप्टर में आगे चलते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन बन करके आता है कि जल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो ये सीधा क्वेश्चन आता है और ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बना करके देता है एग्जामिनर, ये दिए नहीं है लेकिन ये बना करके दिए जाते हैं और वो कहता है कि जल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो जल को तो हमें पता है लेकिन शब्द हमें है प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब होता है एक तरीके से जल का किस प्रकार से उपयोग करके हमें उसको सुरक्षित रखना है, तो ये प्रबंधन होता है। अब जल प्रबंधन होता क्या है, उसकी परिभाषा किस रूप में पढ़ी जाती है, वो परिभाषा आपके लिए सरल और संक्षिप्त स्पष्ट शब्दों में आपके सामने है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि जल का उचित व सीमित उपयोग करना। तो जल है उसको हमें सीमित उपयोग में लेना चाहिए, व्यर्थ में नहीं फैलाना चाहिए, व्यर्थ में उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, सीमित उपयोग होना चाहिए और उचित होना चाहिए। ये नहीं है कि वैसे ही फैल रहा है तो फैल रहा है पानी और उसको सब उपयोग में भी नहीं ले रहे हैं हम। दूसरी बात, उचित तकनीक के द्वारा जल को व्यर्थ का मतलब होता है बेकार होने से बचाना, यानी कि जो जल है उसको उचित तकनीक के द्वारा व्यर्थ होने से बचाना, बेकार होने से बचाना। और भविष्य के लिए जल का एकत्रीकरण, यानी कि भविष्य में कुछ संततियां आएंगी आगे, अब हम उपयोग में ले रहे हैं, फिर हमारे बाद में आने वाली संततियां, फिर उनकी संततियां आएंगी, तो उनके लिए भी हमको क्या करना है, उस जल को सीमित और उचित उपयोग के द्वारा इकट्ठा करना है, एकत्रीकरण करके रखना है। कब समस्या आ जाए और कब हमको वो इकट्ठा जो पानी है उसका उपयोग करने का समय है वो लेना पड़े।
तो मैं फिर से एक बार इस परिभाषा को पढ़ के बता देता हूं कि जल का उचित व सीमित उपयोग करना और उचित तकनीक के द्वारा जल को व्यर्थ यानी बेकार होने से बचाना और भविष्य के लिए जल का एकत्रीकरण यानी जल को इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है, जल प्रबंधन कहलाता है। आगे बात चलती है कि जल प्रबंधन आवश्यक क्यों है, कि साहब ये हम जल का प्रबंध करते हैं, इसको सुरक्षा करते हैं, इसको इकट्ठा करके रखते हैं, भविष्य के लिए बचा के रखते हैं, इसका उपयोग कम करते हैं, तो ये क्यों आवश्यक है, ऐसा क्या उपयोग होगा भविष्य में जो इसके लिए आवश्यक है। तो उसकी आवश्यकता पड़ती है, क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि भविष्य में आने वाली संततियां उनके लिए भी पड़ेगी, हमारे लिए भी पड़ सकती है। भविष्य का मतलब ये नहीं है आज है कल आने वाला कल, वो कल होगा परसों होगा, वो भविष्य में कुछ भी काम पड़ सकता है जल से। तो जल प्रबंधन क्यों आवश्यक है, ये तो थी जल प्रबंधन की परिभाषा। आगे चलते हैं, ये है जल प्रबंधन आवश्यक क्यों है। ये क्वेश्चन भी बन के आता है और ये भी 2 नंबर का ही आता है जब भी आया है। इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग पूर्ति के लिए। पता है सबको कि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जल एक संसाधन है तो दबाव इस पर भी बढ़ेगा, तो बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग पूर्ति के लिए, मांग होती है कि साहब जल की मांग है, तो उसकी पूर्ति के लिए, और मानसून की अनियमितता यानी मानसून कोई नियमित नहीं होता है, कभी मानसून आता है कभी नहीं आता है। अनिश्चितता, कोई निश्चित समय नहीं है कि मानसून आएगा ही आएगा, ये निश्चित समय है साहब इसी समय पे आएगा। तो मानसून की अनिश्चितता और अनियमितता के समय, अकाल व सूखे की समस्या से बचने के लिए, अब जब मानसून नहीं आएगा तो अकाल पड़ेगा, वर्षा नहीं होगी, पानी नहीं होगा, सूखा पड़ेगी, तो उस समस्या से भी बचने के लिए, सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, पेयजल की आपूर्ति के लिए, पीने के लिए भी, मछली पालन के लिए भी, ये हमारा एक व्यापारिक क्रिया है मछली पालन, ये भी जल के द्वारा ही पूर्ण होती है। और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, यानी जो हम हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, वातावरण है, माहौल है, उसको हम किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं, वो केवल और केवल जल के द्वारा ही रख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए जल का प्रबंध करना आवश्यक होता है। मैंने यहाँ पर आपको क्लियर और स्पष्ट शब्दों में, बहुत ही सरल रूप में, ध्यान देने वाली बात है, रटने वाली नहीं है, थोड़ा सा गौर करना है, तुरंत याद होगा। बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग पूर्ति के लिए जल का प्रबंधन आवश्यक है। मानसून की अनियमितता, जब मानसून नियमित नहीं होता है, या अनिश्चितता, ये निश्चित नहीं होता है, तो उसके समय जो अकाल और सूखा पड़ता है उस समय हमको जल की आवश्यकता होती है, तो उस समस्या से बचने के लिए जल का प्रबंधन आवश्यक है। सिंचाई के लिए जल का प्रबंधन आवश्यक है, विद्युत उत्पादन के लिए जल का प्रबंधन आवश्यक है, पेयजल आपूर्ति पीने के लिए भी जल का प्रबंधन करना पड़ेगा, मछली पालन है, और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जल का प्रबंधन है वो आवश्यक होता है। अब सब बात आती है कि जल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, परिभाषा हो गई, जल प्रबंधन क्यों आवश्यक है वो भी बात हो गई, लेकिन अब जल का प्रबंधन है वो भविष्य में कैसे करेंगे, उसका प्रबंधन करने की कोई तकनीक होगी, तो उसकी तकनीक भी है, उसकी तकनीक भारत सरकार ने सुझा रखी है और वो तकनीक बहुत अच्छी तकनीक है। और उसके लिए भारत सरकार ने क्या किया है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या हैं वो हम आपको बताते हैं आगे। देखिए, तो बात कर रहे हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं की जो भारत सरकार के द्वारा निर्मित की गई हैं, यानी जल के प्रबंधन के लिए, और ये बहुत अच्छा कदम और सराहनीय कदम है सरकार द्वारा। तो अब बात आती है कि साहब ये बहुउद्देशीय परियोजना होती क्या है साहब। तो देखिए, नाम से ही पता चल जाता है शब्द का। एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनको तोड़ने से ही हमें उत्तर मिल जाता है उनका। अब यहाँ पर जैसे हमने बात की है बहुउद्देशीय परियोजना, तो मैं इसकी भी परिभाषा आपको बता देता हूँ कि क्या होती है बहुउद्देशीय परियोजना। बहु का मतलब होता है बहुत, से कनेक्टिव होता है, हम उसको जोड़ लेते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी के, उनको हम अपनी भाषा में वैसे ही जोड़ लेते हैं। तो बहु का मतलब बहुत से, उद्देश्य यानी उद्देश्यों को पूरा करने वाली, परियोजना यानी योजना, नीतियां जो सरकार के द्वारा निश्चित की गई हैं, ऐसी योजनाएं। अब जैसे मैंने परिभाषा दी है आपके लिए, बताया है, इसमें क्लियर कर दिया है कि सरकार द्वारा निर्मित वे योजनाएं, अगर योजना नहीं लिखना चाहता मैं नीतियां भी लिख सकता हूं, वे नीतियां जो जिससे जल का एकत्रीकरण कर, यानी इसमें क्या होता है, हम जल को इकट्ठा कर लेते हैं और
उससे बहुत से, यानी कि बहुत से या अनेकों उद्देश्यों की क्या की जाती है, पूर्ति की जाती है, तो उसे हम कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब देखिए, जैसे मैं इसको एक बार परिभाषा को पढ़ लेते हैं। सरकार द्वारा निर्मित वे योजनाएं या वे नीतियां जिसमें जल का एकत्रीकरण कर बहुत से या अनेकों उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, उसे हम कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। अब ये भी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है आपकी, जो कि भारत सरकार ने 2 स्तरों पर ये चालू की हैं, वो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। बात कर रहे हैं हम कि साहब ये बहुउद्देशीय परियोजना इतनी बढ़िया चीज़ है, तो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है, और इसको अमूमन कोई भी पूछ लेता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि प्रथम प्रधानमंत्री थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और उन्होंने क्या है, इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। और ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, मोस्ट बन जाता है, क्योंकि ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। अब तुम कहोगे साहब ये आधुनिक भारत के मंदिर का मतलब, आधुनिक का मतलब होता है आज या वर्तमान, और वर्तमान भारत के मंदिर कहा है इनको, क्योंकि जल ही जीवन है और जल सबसे बड़ा मंदिर होता है, क्योंकि जल के द्वारा, जल है तो जीवन है। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। ये आपको बहुत ही विशेष गौर देने वाली बात है। पूछा जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, और श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को क्या कहा है, तो ये क्वेश्चन इसमें से बनता है। छोटे छोटे क्वेश्चन 1-1 नंबर के बन जाते हैं, कभी कभी पूछ लेता है, आपको ध्यान देना है, विशेषता है। आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा 2 स्तरों पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं वो आरंभ की गई हैं, प्रारंभ की गई हैं, शुरू की गई हैं। 2 स्तरों पर कैसे, एक केंद्रीय स्तर पर की गई है और एक केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों की सहायता लेकर के प्रारंभ की गई हैं। तो पहला हो जाता है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई हैं, और दूसरी है राज्य सरकारों द्वारा, जो केंद्र सरकार की सहायता के द्वारा शुरू की गई हैं। अलग अलग राज्यों में वो संयुक्त परियोजनाएं भी हैं, कुछ परियोजना अपने अलग राज्य की होती है, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं वो चलाई गई हैं। तो बात करते हैं, केंद्र सरकार द्वारा पहली जो परियोजना चलाई गई है वो भाखड़ा नागल परियोजना है। ये सबसे बड़ी परियोजना है भारत की, और ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई है। ये भाखड़ा नागल जो परियोजना है वो सतलज नदी पर चलाई गई है, और ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं। अभी जो 10th के एग्जाम हुए हैं उन एग्जामों में पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान देना है। क्या क्वेश्चन निकल के आता है वो मैं बता देता हूँ आपके लिए, कि भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर निर्मित की गई है, कौन सी नदी पर चलाई जा रही है, ये क्वेश्चन निकल के आता है। तो आपको ध्यान देना है कि भाखड़ा नागल परियोजना है वो सतलज नदी पर चलाई गई है। क्वेश्चन निकल के आता है भाखड़ा नागल परियोजना कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो हमको ध्यान देना है यहाँ पर 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। अगर इसको शॉर्ट में लिखें तो PHR आप लिख सकते हो। PHR से आपको पता चल जाएगा कि साहब पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है कौन सी, भाखड़ा नागल परियोजना, जो सतलज नदी पर निर्मित की गई है। दूसरी परियोजना है रिहंद परियोजना। ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं की बात कर रहा हूं मैं। रिहंद परियोजना है वो रिहंद नदी पर चलाई गई है। एक नदी प्रवाहित होती है उत्तर प्रदेश से, और उस उत्तर प्रदेश में ही इस पर क्या है, परियोजना प्रारंभ की है, रिहंद परियोजना। कुछ परियोजनाओं के जो नाम है वो नदियों पर ही आधारित हैं, नदियों पर स्थापित किए हैं, उसी नदी के नाम पे उस परियोजना का नाम रख दिया गया है। तो इससे आपको बहुत सावधान मिल जाएगी। आगे बात करते हैं कोसी परियोजना। तो कोसी जो परियोजना है वो कोसी नदी पर ही निर्मित की गई है, और ये की गई है बिहार में। तो बच्चों मैं बता देता हूँ आपको कि जो कोसी परियोजना है वो बिहार में क्या है, वर्षा काल में इसकी जो गति होती है वो तीव्र हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण ये क्या है, मार्ग परिवर्तित कर लेती है और एक बहुत ही विकराल रूप धारण कर लेती है। मार्ग परिवर्तित करके ये बिहार में क्या है, बाढ़ लेके आती है, बहुत ही भयानक बाढ़ आती है। अभी जो बरसात चल रही है उसमें बिहार में बाढ़ आई हुई है, आप देख सकते हो। और ये कोसी नदी का उफान बहुत ही ज़्यादा है। तो
इस कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। वो आगे और बता दूंगा मैं, अभी पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखते चलना है इसको साथ में ही, और थोड़ा डीपली ध्यान देते चलना। रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझने की आवश्यकता है। नोट करते चलना नोटबुक में, ताकि आपके पास ये बने रहें नोट्स और आगे इनको बार बार रिवाइज करते रहें। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये और आगे आपको लिखा दिया जाएगा। दूसरी परियोजना, अगली जो नेक्स्ट परियोजना है वो है टिहरी परियोजना। ये टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर बनाई गई है। अब देखिए, दो नदियां प्रवाहित होती हैं, भागीरथी और अलकनंदा, उत्तराखंड से निकलती हैं, और ये जब नदियां आकर के उत्तर प्रदेश में मिलती हैं, प्रयाग में, इलाहाबाद के निकट, तो इसका नाम गंगा हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि भागीरथी नदी और अलकनंदा दो अलग अलग नदियां आती हैं, और बाद में जब दोनों मिलती हैं तब गंगा होता है उसका नाम। तो ये परियोजना है, ये गंगा नदी बनने से पहले ही भागीरथी नदी पर निर्मित कर दी गई है, इसलिए, और ये उत्तराखंड में निर्मित की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन से राज्य में है टिहरी परियोजना? टिहरी भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य को उत्तरांचल के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। अगर बात को हम भूल जाएं साहब, उत्तराखंड कोई पूछ ले हमसे कि साहब उत्तरांचल कौन सा राज्य है, कहाँ पड़ता है, तो हम, अरे उत्तरांचल तो हमने सुना ही नहीं है। तो उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य को ही दूसरा नाम है, ये ध्यान में रखना है आपको। आगे चलते हैं, अगली परियोजना है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना की अगर मैं बात करूं तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये महानदी पर निर्मित की गई है। हीराकुंड परियोजना कौन सी नदी पर है? महानदी पर निर्मित की गई है, और ये कौन से राज्य में पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये जैसे मैंने यहाँ पर बात की थी कोसी परियोजना की, कोसी नदी की, कि इसको बिहार का शोक कहा जाता है, उसी प्रकार महानदी है, इसमें भी वर्षा काल में तीव्र प्रवाह के कारण बाढ़ आ जाती है उड़ीसा में, इसलिए इसको उड़ीसा का शोक कहते हैं। ये और बाद में लिखा दिया जाएगा आपको, लेकिन ये यहाँ भी ध्यान रखने वाली बात है कि महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वर्षा काल में क्या होता है, इन नदियों में तीव्र गति आ जाती है, जिससे बाढ़ आने की संभावना हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, और बहुत ही जनधन की हानि होती है। शोक का मतलब क्या होता है? दुख, दुख प्रकट करना। तो दुख कब होगा? जब हमको नुकसान होगा। तो ये नदियाँ क्या है? नुकसान पहुँचाने का कार्य करती हैं, इसलिए हम इनको शोक कहते हैं। आगे चलते हैं, अगली जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही परियोजना है दामोदर परियोजना। स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना जो थी वो दामोदर परियोजना थी। आगे आपको लिखा दिया जाएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो वो दामोदर परियोजना है, और ये दामोदर नदी पर ही निर्मित की गई है। और ये जो नदी निर्मित की गई है वो पश्चिम बंगाल और झारखंड में निर्मित की गई है, दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो आपको ध्यान रखना है कि दामोदर परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है, वो दामोदर नदी पर निर्मित की गई है, और ये पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कोसी नदी है वो बिहार का शोक है, महानदी है वो उड़ीसा का शोक है, ऐसे ही दामोदर नदी है वो पश्चिम बंगाल का शोक कहलाती है। क्योंकि क्या होता है, वर्षा काल में इस दामोदर नदी में भी क्या है, इसके तीव्र प्रवाह के कारण बाढ़ आ जाती है पश्चिम बंगाल में, और वहाँ भी जनधन की बहुत हानि होती है, इसलिए इसको हम पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। आप इसको नोट कर लीजिए एक बार और रिवाइज करते रहिए। तो चलते हैं आगे। फिर देखो, बात की है मैंने, पहले बात की थी केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं की, अब बात कर रहे हैं हम राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं की। लेकिन ये जो परियोजना चलाई जा रही है राज्य सरकार द्वारा, ये केंद्र सरकार की सहायता के द्वारा ही चलाई जा रही हैं। तो इसमें भी क्या है, कई राज्यों की तो ऐसी परियोजनाएं जो संयुक्त हैं, कई राज्यों की अपनी परियोजनाएं हैं। मैं बात कर रहा हूँ आगे बहुउद्देशीय परियोजनाओं की जो राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही हैं। जैसे बात की हमने, पहली जो परियोजना है वो चंबल परियोजना है। आपसे पूछ सकता है चंबल परियोजना कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक नंबर का क्वेश्चन देता है और भ्रमित कर देता है। तो यहाँ पर हमको भ्रमित नहीं होना है, ध्यान देना है कि वाकई में ये परियोजना कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं हैं। तो चंबल परियोजना है राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, क्योंकि चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में प्रवाहित होकर उत्तर प्रदेश में जाती है। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान में रखना है कि चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की ही संयुक्त परियोजना है, उत्तर प्रदेश को शामिल नहीं किया गया है इसमें। आगे चलते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना है। ये नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। माही परियोजना दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान और गुजरात। वैसे निकलती माही नदी निकलती मध्य प्रदेश से है, लेकिन मध्य प्रदेश का इसमें कोई रोल नहीं है, उसको कोई इसमें हिस्सा नहीं दिया गया है, केवल और केवल राजस्थान और गुजरात ही इसका हिस्सा है। इसलिए माही जो परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। आगे चलते हैं, मयूराक्षी
और फरक्का परियोजना, यानी कि मयूराक्षी और फरक्का जो परियोजना चलाई जा रही हैं वो पश्चिम बंगाल में चलाई जा रही हैं। सरदार सरोवर परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर और चंबल परियोजना व तुंगभद्रा परियोजना पूछी हुई है तीनों की तीनों, इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान देना है। सरदार सरोवर जो परियोजना है वो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तीनों राज्यों की। आगे है मच्छकुंड परियोजना, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है, ध्यान देने वाली बात है। आगे है गंडक परियोजना, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, गंडक परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना, ये परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। बात यह है जो नदी यहाँ पर दे रखी हैं कि ये परियोजना दे रखी हैं, ये इन्हीं नदियों के ऊपर बनाई गई हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। चंबल परियोजना है वो चंबल नदी पर बनाई गई है। ऐसे ही सारी की सारी जो परियोजनाएं वो नदियों के ही नाम पर निर्मित की गई हैं अधिकांशतः। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि नदी का भी नाम याद रखना है, जिसकी मैंने नदी लिखाई है उसका नाम, नदी का नाम याद रखना है, और उसके अलावा राज्यों का तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है, और कौन से राज्य की कौन सी परियोजना संयुक्त परियोजना है वो आपको विशेषतः क्या है याद रखना है। अभी आप इसको नोट कर लीजिए और इसको रिवाइज करते रहना और ध्यान देते रहना। तो आज की वीडियो में आपको इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर का ध्यान रखना, उसको लेके आएंगे हम बहुत जल्द, और इसको ध्यान में रखते चलना। धन्यवाद आप सभी का।